हेलो नमस्कार साथियों, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग देश दुनिया के सभी करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और सभी करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी करेंगे। ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की बात करें तो सभी एग्जाम्स के लिए यह क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सभी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस भी करेंगे। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए एक बार लाइक कर दें क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर दें और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग करंट अफेयर की बात करें, सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा कि सीबीएसई के द्वारा 10th और 12th का जो एग्जाम है वो अब साल में कितनी बार लिया जाएगा। यानी अगर अभी तक हम लोग बात करें तो आप लोग अभी तक देखते होंगे कि सीबीएसई के द्वारा 10th और 12th का जो एग्जाम है वो साल में एक ही बार लिया जाता है, जो कि फरवरी मार्च में आपको देखने को मिलता है कि 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई के द्वारा फरवरी और मार्च में लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो है वो सीबीएसई के द्वारा पैटर्न चेंज किया गया है, जो कि नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। यानी मार्च से इसका सेशन चालू होगा तो मार्च से इसका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और सीबीएसई अब क्या करेगी, 10th और 12th का एग्जाम साल में 2 बार लेगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10th और 12th का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार लेगी सीबीएसई। अच्छा सर, ऐसा क्यों? ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर ये जो पढ़ाई का बर्डन है ये कम किया जा सके। क्योंकि साल में 2 बार अगर सीबीएसई एग्जाम लेगी 10th और 12th का, तो कहीं ना कहीं सिलेबस जो है वो छोटा हो जाएगा। 6-6 महीने में एग्जाम लेगी तो सिलेबस छोटा हो जाएगा। साल में एक बार एग्जाम लेती है तो पूरे साल का सिलेबस का एग्जाम होता है, तो लोग बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बर्डन ज्यादा पड़ता है कि पूरे साल का सिलेबस उन्हें कवर करना पड़ता है। तो बच्चों के ऊपर से इस पढ़ाई के बर्डन को कम करने के लिए सीबीएसई ने यह फैसला लिया है कि साल में अब 2 बार 10th और 12th का जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। यानी अगर हम लोग सही आंसर की बात करें, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सीबीएसई के द्वारा 10th और 12th का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार लिया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बच्चों को तनाव से दूर रखने के लिए और पढ़ाई के बर्डन को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। ठीक है, याद होगा, क्लियर। साल में 2 बार होगा। अगर आपके भी कोई भाई कोई बहन है जो कि सीबीएसई में पढ़ाई करता है, वो एग्जाम देने वाला है, चाहे 10th की बात करें चाहे 12th की बात करें, तो उसको भी बता दीजिए कि अब जो है वो 2 बार एग्जाम होगा 10th और 12th का। अच्छा, सीबीएसई की बात करें, कई बार एग्जाम में सीबीएसई का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो सीबीएसई का फुल फॉर्म है। अगर हम लोग सीबीएसई के स्थापना की बात करें, स्टेबलाइजमेंट की बात करें, 2 जुलाई 1929 यानी 2 जुलाई 1929 को सीबीएसई की स्थापना जो है वो की गई थी। इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। तो सीबीएसई की स्थापना 1929 को। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा, सीबीएसई के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो न्यू दिल्ली सीबीएसई का हेडक्वार्टर। सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है? राहुल सिंह सीबीएसई के चेयरपर्सन है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर? क्लियर है। बाकी यहाँ पे और भी सारे डिटेल्स दी हुई है जिसको आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। ठीक है, तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं सीबीएसई की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, तो कहीं ना कहीं हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे देश के यानी भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। आपको याद रखना है कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और ये आप धर्मेंद्र प्रधान को देख रहे हैं, तो मस्ट याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पढ़ाई करते हो, आप बोले हाँ सर पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते हो तो बताइए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो हमारे सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है, यानी भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, चलिए
दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एकदम चर्चा का विषय रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री की। और दिल्ली में आप देखेंगे बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी की। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें, दिल्ली में टोटल विधानसभा की 70 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी की अगर हम लोग बात करें और आम आदमी पार्टी की बात करें, आपकी, ठीक है, आपकी, तो इन 70 सीटों में से 48 सीटें मिली है बीजेपी को और 22 सीटें मिली है आम आदमी पार्टी को। तो 70 की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होगा 36 सीटें मेजोरिटी के लिए चाहिए। अगर टोटल विधानसभा की 70 सीट है तो सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी के लिए आपको 36 सीटें चाहिए, बीजेपी को 48 सीटें मिली है। इसी के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है कौन, रेखा गुप्ता, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। आइए, अगर आपसे पूछे कि दिल्ली में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। दिल्ली में कौन से पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। 2025 के लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में बीजेपी को कितनी सीटें मिली है, तो 48 सीटें मिली है, 48 सीट्स मिली है। अच्छा, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली है, 22 सीटें मिली है, याद रखना चाहिए। और विधानसभा इलेक्शन 2025 में दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है, तो बीजेपी 48 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और ये है रेखा गुप्ता, आप देख सकते हैं, ये है रेखा गुप्ता और यही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। कई सारी और चीजें हैं। 2025 में ये पहली बार विधायक बनी है। सोचिए, किस्मत हो तो रेखा गुप्ता के द्वारा जैसा कि पहली बार विधायक बनी और मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। यहां तो लोग 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल विधायक रहने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन पहली बार मुख्य विधायक बनी और ये मुख्यमंत्री बन गई, मुख्यमंत्री का बनने का सौभाग्य मिल गया। अच्छा, ये जब मुख्यमंत्री बनी है पहली बार विधायक बन के, तो कौन से एरिया से, शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक बनी है पहली बार और इसी के साथ में ये मुख्यमंत्री बन गई। तो इनके जैसा किस्मत जो है वो होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा बेंगलोर में सबसे बड़ा ऑफिस अनंत को शुरू किया है, यानी बेंगलोर में सबसे बड़ा ऑफिस अनंत कौन से, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल के द्वारा बेंगलोर में सबसे बड़ा ऑफिस शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया है अनंत। तो अगर आपसे पूछे कि अनंत ये ऑफिस किसका है, तो गूगल कंपनी का ऑफिस है अनंत, जो कि बेंगलोर में बनाया गया है, सबसे बड़ा है। ऑप्शन बी, ओके, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ऑफिस गूगल के द्वारा अनंत को शुरू किया गया है बेंगलोर में। 19 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इसमें 5000 से भी ज्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं, 5000 से भी ज्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं। अगर ऑफिस की बात करें तो यह है गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस अनंत, जो कि बेंगलोर में है, ठीक है, याद रखिएगा। गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस कहां पे है, बेंगलोर में है। कब उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन 19 फरवरी को। नाम क्या है, अनंत। क्या नाम है, अनंत, ठीक है। चलिए, हाल ही में पंकज अडवाणी ने 14वीं एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14th एशियाई चैंपियनशिप, इसमें पंकज अडवाणी की बात करें तो ये आप देख रहे हैं पंकज अडवाणी। हालांकि इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, तो अभी रिसेंटली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 14th एशिया चैंपियनशिप में, इसे आप लोग याद रखें। आइए, किस राज्य सरकार के द्वारा नर नीलगाय को मारने की मंजूरी दी गई है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नर नीलगाय को मारने की मंजूरी दी गई है। अब किसी को मारने की मंजूरी दी गई है तो क्यों, तो नर नीलगाय जो करते थे, क्या करते थे, खेतों को बर्बाद कर देते थे। लोग, किसान खेतों में कृषि करते थे, किसान खेतों में फसल लगाते थे और उस फसल को बर्बाद कर देते हैं, कौन, नीलगाय। इसीलिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है
कि अब जो है वो हरियाणा में नर नीलगाय को मार दिया जाए, क्योंकि इससे किसानों का फसल जो है वो बहुत बर्बाद हो रहा है। ये जो गाय है, देखिए कुछ इस प्रकार का होता है नर नीलगाय, ये किसानों के फसल को बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा मानव और वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए नीलगाय को मारने की मंजूरी दी गई है। कौन सा नीलगाय? नल यानी मेल, नर। इसे जनवरी से इससे इन जानवरों से होने वाली कृषि भूमि नुकसान को कम किया जाएगा। ये जानवर होगा, ठीक है, ये जानवर होगा। इससे इन जानवरों से होने वाली कृषि भूमि नुकसान को कम किया जा सके। क्लियर? तो नर नीलगाय मारने की मंजूरी हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखें। ये कुछ इस प्रकार का होता है नर नीलगाय। हरियाणा गवर्नमेंट की बात करेंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, हरियाणा के बारे में, हालांकि झारखंड के मैप, भारत के मैप के बारे में भी आपको पता होगा, उस चीज के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हरियाणा का कैपिटल क्या है, हरियाणा का सीएम कौन है, इन सब के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है, कब बताएंगे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? आइए, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान को समझने के लिए इसे मनाया जाता है और उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। किस लिए? केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान और उसके सम्मानित करने के लिए इसे जो है वो मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब? सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी, 24th ऑफ फरवरी। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी किया गया है? तो अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 19वें किस्त की, तो यह जारी किया गया है बिहार के भागलपुर से। कहां से? बिहार के भागलपुर से। ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा बी। अच्छा, प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि योजना की बात करें तो एक साल में 6000 किसानों को दिया जाता है, और ये जो 6000 है ये 3 पार्ट में दिया जाता है, 2000 करके 2000 करके दिया जाता है 6000। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष में कितनी राशि सरकार के द्वारा दी जाती है, तो 6000 की राशि दी जाती है, और इसे 3 पार्ट में दिया जाता है, 2000 2000 2000। हर 4 महीने में 2000 दिया जाता है, हर 4 महीने में। तो 4 4 4 कितना हो गया? 12 महीने में कितना? 2 2 2 6000। तो हर 4 महीने में इसकी किस्त जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है किसानों को। अब जो ये मोदी जी के द्वारा दिया गया, ये 19वीं किस्त है, और ये दिया कहां से गया है? बिहार के भागलपुर से। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बिहार जो है राइट आंसर। 19वीं किस्त बिहार से जारी किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के भागलपुर शहर से 24 फरवरी को दिया गया है। 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए दिया गया है। 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए जो है वो मोदी जी के द्वारा दिया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त, कौन सी किस्त? 19वीं किस्त। कहां से? बिहार के भागलपुर से। और कितना दिया गया है? हर किसान को 2-2 हजार, यानी 9.8 करोड़ किसानों को लगभग 22,000 करोड़ जो है वो वितरित किया गया। ठीक है, चलिए, तो आप मैप में कहीं ना कहीं बिहार जानते हैं, बिहार की कैपिटल पटना, नीतीश कुमार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं आपको पता होगा। आप ट्राई करें जो आपको नहीं पता उन चीजों को पढ़ने का। ठीक है, ओडीआई में, ओडीआई का मतलब क्या है? 1 डे इंटरनेशनल, यानी 50-50 ओवर का जो मैच होता है, 50-50। अब रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ 50-50 ओवर का, तो उसे कहते हैं ओडीआई, 1 डे इंटरनेशनल।
ओडीआई में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं कौन? विराट कोहली, ऑप्शन डी। अभी आप देखे होंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में, और उसमें विराट कोहली ने सेंचुरी मारा था, यानी 100 रन बनाए थे, और इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। तो उसमें विराट कोहली ने अपने 14,000 रन जो है वो पूरा किए थे, और सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विराट कोहली। इन्होंने 287 मैच में 14,000 रन जो है वो बना दिया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। 287 पारी में 14,000 रन कोई नहीं बना पाया। हालांकि रन तो बनाए हैं, सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाया गया है, कुमार संगकारा के द्वारा बनाया गया है, रन तो बनाए गए हैं, लेकिन 287 पारी में 14,000 रन, सबसे तेज 14,000 रन बनाए हैं कौन? विराट कोहली। तो हालांकि पहचान की तो जरूरत है नहीं इनको, ठीक है, तो याद रखें, ठीक है। चलिए, आई होप सो कि सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से आप मेरे साथ रोजाना सुबह 6 बजे जुड़ सकते हैं इस क्लास में, जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। हालांकि अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, तो यह है आज के लिए आपका क्वेश्चन। अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा। क्वेश्चन है कि किसके द्वारा म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू किया गया है? तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना आपको बताना है कि यह किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, निर्मला सीतारमन और योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? तो जो भी सही आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं, और उसके बारे में डिटेल में कमेंट करने का ट्राई करें, ठीक है। तो आई होप तो कि आपको इसके बारे में पता होगा, और आज का ये क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। क्लास को अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।